जैसा कि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की थी सक्सेस स्टोरी, इसी के आज सेकंड एपिसोड में आज हम लोग मिलने जा रहे हैं भाविक सुथार से। भाविक सुथार अभी आईआईटी मुंबई में है और इसने जब जेई का एग्जाम दिया था, आईआईटी जेई का, तो इसकी ऑल इंडिया 177 रैंक थी। अभी ये आईआईटी मुंबई में मैकेनिकल ब्रांच में थर्ड ईयर का स्टूडेंट है। अभी लॉकडाउन के दौरान ऐसे बहुत सारे बच्चों के हमारे पास में फोन आ रहे थे, वो जानना चाह रहे थे कि हम पढ़ाई कैसे करें और हम अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करें। थोड़ा सा माहौल भी डिप्रेसिंग सा हो रहा है, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है कि पता नहीं एग्जाम कैसा होगा, एग्जाम कब होगा, कब से दोबारा चीजें रिज्यूम होंगी। तो हम लोगों ने ये विचार किया कि हम ऐसे स्टूडेंट के लिए एक सीरीज लॉन्च की थी हम लोगों ने, जिसका ये सेकंड एपिसोड है, जिसमें था कि हम जो लोग पहले इस तरह सक्सीड हुए हैं हम उनसे बात कराएं, जिससे कि बच्चों का मोटिवेशन लेवल बना रहे। तो आज हमारे साथ में है भाविक सुथार। हेलो भाविक, कैसे हो आप? बढ़िया हो सर। भाविक, ये बताओ, बहुत सारे बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बच्चे को दिमाग में यही आता है कि मैं आपके दिमाग में आईआईटी की तैयारी चुनने का क्यों आया? तो आपने क्या सोचा कि मैं आईआईटी की तैयारी करूं? तो मुझे बचपन से टेक्निकल फील्ड में जाने का इंटरेस्ट था ही। तो ऐसा था कि जब 11 अभी तो लोगों को अवेयरनेस है कि आईआईटी होता क्या है, उस टाइम इतना लोगों को पता भी नहीं था। तो मुझे भी जब 12th तक आई थिंक मुझे पता भी नहीं था कि आईआईटी कॉलेज का नाम है या कुछ डिग्री होती है या फिर इंजीनियरिंग है। तो उस टाइम ऐसा था कि मैं भर भी नहीं रहा था उसका जो जेईई मेंस का फॉर्म होता है। तो हमारे टीचर थे, उन्होंने इनकरेज किया कि एक बार दे के देख ले, कुछ होगा तो ट्राई कर तो आगे देखना, एक बार देने में क्या जाता है। तो उसके बाद एग्जाम देने का सोचा मैंने। उसके बाद ऐसा कि जेईई मेंस दे पाया, उसमें कुछ अराउंड 140 नंबर आए थे। तो और ऐसा था कि उसके बाद जेईई एडवांस भी मिस कर दी मैंने, तो क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट का इश्यू हो गया था और इतना मैंने अवेयरनेस रखी नहीं उस टाइम तक। तो उसके बाद मेरे पास ये तो एक ऑप्शन था कि बीएससी करूं, 12th हो गई थी तो, और दूसरा कि इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग में जब सर से कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा कि सबसे बेस्ट कॉलेज होगा तो वो आईआईटी हो सकता है अगर आपको करना है। तो इंजीनियरिंग का मैं सोच किया था और भी मैकेनिकल भी करना था, वो भी डिसाइडेड था मेरा। तो उसके बाद सपोर्ट किया और एज ए टीचर आपने काफ़ी मोटिवेशन देते रहे। तो कभी ऐसे डिमोटिवेशन आया नहीं, अब कभी फील भी नहीं हुआ कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते, 1 साल ही है हमारे पास, लोग 4 साल से कोचिंग ट्राई करते और नहीं हो पाता, ऐसी चीज़ें आई नहीं दिमाग में। तो आपने काफ़ी मोटिवेट भी किया। तो और फिर 1 साल हो गया और अभी यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे में जो मुझे चाहिए था वही मिला, मैकेनिकल ब्रांच। हाँ, तो यही बात है कि अगर आपने ठान लिया है और करना चाहते हो तो पक्का आप अपने सक्सेस हो जाते हो, अपने सपने को पूर्ण कर पाते हो। इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है भाविक। भाविक, मुझे ध्यान है जब भाविक आया था तो इसे बहुत ज्यादा आईआईटी के बारे में मालूम नहीं था, और इस कुछ ही टाइम के बाद में भाविक ने कहा कि तुमने मुझसे कहा था आरआईसीटी का एग्जाम देने में, तो इसने अपने अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से वो वहां पे मुकाम पे पहुंच गया जहाँ पे ये पहुंचना चाहिए था। और ये बहुत गर्व की बात है कि एक ऐसा बच्चा जो कि बहुत ग्रामीण पृष्ठभूमि से आया, जहाँ पे कि इसे बहुत ज्यादा नहीं मालूम था कि आईआईटी वगैरह क्या होता है, और आज ये अपने जो इसने सोचा था वहां पहुंच गया। अब तुम्हें कैसा लगता है कि तुमने अपने सपना अचीव कर लिया? तो सेटिस्फेक्शन काफ़ी रहता है कि जो 1 साल हमने सोचा था, जो हमने सोचा कि ड्रॉप लूँगा, वो चीज़ें अचीव हो पाई, तो उसका सेटिस्फेक्शन काफ़ी रहता है, खुशी भी रहती है कि जो जिसमें सोचा था वहीं पे सक्सीड हुआ मैं। हाँ, क्योंकि ये बात पक्का है कि जो बच्चे इंजीनियरिंग करने का सपना देखते हैं उनके लिए आईआईटी, वो भी आईआईटी मुंबई, अपने आप में सबसे बड़ा जगह है जहाँ पहुंचना चाहते हैं। तो वो तुम अपने सपने को साकार कर पाई, ये बहुत अच्छी बात है। और ये तभी संभव हुआ कि जब तुम्हारा डिटर्मिनेशन और तुम्हारी मेहनत, मैंने तुम्हें देखा है तो बहुत बहुत मेहनत करते थे, और
दिन रात लगे रहते थे। तो ये बात पक्का है कि जहाँ अपन अच्छे से मेहनत करें तो वो सक्सेस तो हमें मिलनी ही मिलनी होती है। अब बच्चों हमारे बहुत सारे साथ हमारे साथ लोग जुड़ना शुरू हो गए हैं। इसमें एक बच्चा है वंश। वंश हमसे एक क्वेश्चन पूछा है कि आप ये बताओ कि आईआईटी की तैयारी में कि हम किन बातों का ध्यान रखें। हम अगर एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो हम किस बातों का ध्यान रखें, इसमें तुम्हारी क्या राय है? तो पहली चीज़ तो ये होती है कि स्टडी हमको रेगुलर करना चाहिए, कि जो हमको क्लास में पढ़ाया जाए उसको एक बार गो थ्रू करना ही चाहिए। भले नहीं तो क्या होता है, लोग कई बार क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि जो क्लास में आज पढ़ा है उसको कहेंगे हम बाद में पढ़ लेंगे, पहले दूसरे का रिवीजन करते हैं। फिर मैंने देखा है बहुत लोगों को, फिर लास्ट में जब एग्जाम आता है तो वो कहते हैं हमारा काफ़ी ये चीज़ें छूट गई, ये चीज़ अब नहीं हो पाएगी। तो ये चीज़ होना चाहिए कि रेगुलर बेसिस पे आप स्टडी करो, जिसमें जो पढ़ाया है आज वो उसको पहले एक बार कवर कर लो। उसके बाद जो आपको एडिशनली आपको जो करना है उसके बाद करो, ताकि क्या एक पाइल अप नहीं रहेगा और एक फ्री रहता है हमारा माइंडसेट। और दूसरा होता है कि जो भी पढ़ो उसको मतलब एक समझ के पढ़ो। तो वैसा ना हो कि जैसे कुछ सवाल आपने किया अभी, तो उसमें लोग क्या करते हैं कि उसको याद कर लेते हैं, तो उनको लगेगा याद किया तो आगे काम आ जाएगा। तो वो आपको काम आएगा, अगले एक टेस्ट के लिए काम आ जाएगा, पर एज ए लॉन्ग टर्म में आपको फिर वो जब एग्जाम देते हैं तो चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे एक प्रेशर भी रहता है, तो उसमें चीज़ें वो भूल जाते हैं जो याद होती है। और जो हमको अच्छे से क्लियर होती है चीज़ें, वो चीज़ें हम भूलते नहीं है ईजिली। देखिए स्टडी हम करो जो भी, वो अच्छे से पढ़ो कोई भी चीज़ें। दूसरा है कि कुछ जो भी करो इम्प्रूवमेंट पे ट्राई करो, कि जैसे कुछ आपने एग्ज़ाम भी दिया, तो आपने क्या मिस्टेक्स की, लाइक सिली मिस्टेक्स हुई या फिर किस पे ज़्यादा टाइम देना था उससे ज़्यादा उस पे टाइम दे दिया। तो वो चीज़ें एक माइंडसेट में रख के करो कि हाँ, यहाँ पे ये गलती हुई तो अगले टेस्ट में ये मैं गलती कम ट्राई करूँगा। ऐसे करने पे क्या होगा कि एट एट द एंड आपकी जो गलतियाँ पहले हो रही थी वो काफ़ी कम हो जाती है और इससे नंबर भी इम्प्रूव हो जाते हैं। गुड। हाँ, ये बात पक्का है कि मैं बार-बार बच्चों से यही कहता हूँ कि आप लोगों को टेस्ट एज़ अ सेल्फ असेसमेंट टेस्ट देना है, और अगर टेस्ट के बाद आपका इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, तो इट मीन्स आप टेस्ट प्रॉपर्ली दे नहीं रहे हो। टेस्ट का मतलब ही ये होता है कि आपको इम्प्रूवमेंट आना ही चाहिए। भाभी बिल्कुल सही कह रहा है, और हमें इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए। जो भी हम पढ़ रहे हैं उस समय तब भी ध्यान रखें कि हम लॉजिकली पढ़ें, उसको समझ के पढ़ें। क्योंकि जो इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स है उसमें ये इम्पोर्टेंट नहीं होता कि आपने कितने क्वेश्चन याद कर लिए हैं। ये जो रेगुलर एकेडमिक एग्जाम होते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, इन दोनों का मोड ही अलग होता है। इसमें जरूरी होता है कि आप चीजों को समझ समझ के पढ़ें। अब हमारे साथ में एक बच्चा और जुड़ रहा है, अमित। अमित एक बच्चा है, इसने एक क्वेश्चन पूछा है कि अभी जब मैंने जेईई मेंस की परीक्षा का एग्जाम फॉर्म भरा था, तो एग्जाम मई में होना था, अब ये जुलाई में हो रहा है। तो अब मुझे इन दोनों अब तैयारी कैसे करनी चाहिए मुझे? अब मुझे किन बातों का ध्यान रखें? मुझे तो 1.5-2 महीने एक्स्ट्रा मिल गए, अब मैं क्या करूं? तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो आप ये कर सकते हो कि जैसे कुछ टॉपिक्स रहते हैं जो ही मेंस में होते हैं एडवांस में नहीं होते, और उल्टा भी होता है। तो लोग क्या करते हैं कि जैसे हम भी प्रेप कर रहे हैं तो टाइम कम था, तो हम वो टॉपिक छोड़ देते हैं कि अगर टाइम मिला तो वो हम करेंगे। तो वो टॉपिक होते हैं उनको आप पहले एक बार ट्राई करो कि वो एक पढ़ लो, और दूसरा कि जो मैक्सिमम टाइम मिला उसको एग्जाम देने का ट्राई करो, ताकि जितना ज़्यादा आप एग्जाम दोगे और उससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। कि पढ़ना और एक एग्जाम देना एक अलग चीज़ होती है दोनों। तो ये है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम एग्जाम अटेंड करने का कोशिश करो, जो भी मॉक टेस्ट वगैरह हो सकते हैं। और दूसरा कि जो आपकी वीकनेस है उस पे आप वर्क करो, लाइक कि पहला कि जैसे कुछ आप सिली मिस्टेक्स कर देते हो एग्जाम में, तो वो किस वजह से हो रही है उस पे वो कैसे कम कर सकते हैं। दूसरा कि आप कोई सवाल उस पे ज़्यादा ही टाइम दे देते जितना, फिर क्या होता है आप टाइम दे देते हो फिर हो नहीं पाता तो एक डिप्रेशन क्रिएट होता है। तो ऐसी चीज़ें गलतियाँ हैं उसको एक इम्प्रूवमेंट करने का ट्राई करो एग्जाम में। और दूसरा जो टॉपिक्स आपने जो नहीं पढ़े उनको एक और अच्छे से करो, तो ये आपको है नंबर इम्प्रूव करने में भी हेल्प करेगा, तो दोनों में। और आप कितने टेस्ट देते थे पर डे? टेस्ट कितने दिया करते थे? आपके तो वीकली शेड्यूल क्या था? मतलब कितने टेस्ट? तो, अब जैसे आखिरी के 2 महीने बचे हैं, तब उसमें कितने टेस्ट देने चाहिए? आप तो, कितने देते थे टेस्ट? तो जहाँ तक मुझे याद है, मैं मिनिमम 3 टेस्ट तो होते ही थे हमारे। एक जेईई एडवांस का टेस्ट मैं देता था और 2 मेंस के गो थ्रू होते थे उस, तो मिनिमम और बैठ के अच्छे से देते थे, ऐसा नहीं कि 2 घंटा दिया फिर उठ गए बीच में। तो रेगुलरली 2 टेस्ट मिनिमम देते थे, एक जेईई मेंस का और एडवांस का।
जो तो ये एक लास्ट अच्छी जो बात एक है। जो हाँ हाँ, लास्ट एक बताओ। मंथ था उसमें जो लास्ट एक मंथ था लास्ट उसमें हम यही कर। अभी तो लास्ट एक मंथ में उन्होंने 2 जेई मेंस और एक जेई एडवांस का एग्जाम दिया उन्होंने। और ये बात सही है, बिल्कुल सही करा भाभी। आप एग्जाम को बहुत सीरियसली दो, क्योंकि मैं बार बार अपने स्टूडेंट से कहता हूँ कि आपको 4 to 5 आवर्स बैठने की आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, बच्चे घर पे ही पढ़ते हैं तो 1 घंटा पढ़ते हैं, फिर उठ के चले जाते हैं, फिर घूम घाम के फिर बैठ के पढ़ जाते हैं। तो उनका 1 घंटे से ज्यादा बैठने का उनके पास में कैपेसिटी ही नहीं होती, और ना ही उनके मोटिवेशन होता है, और ना ही इतना वो कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। तो अभी बेटर यही रहेगा, जैसा भाविक कह रहा है, कि आप बहुत सीरियसली एग्जाम को दो। क्योंकि आप जैसा सीरियस भी एग्जाम दोगे, तो एग्जाम में भी आपका वही मोड बना रहेगा जो कि आप घर पे प्रैक्टिस कर। तो मेरे हिसाब से आपको शायद जवाब मिल गया होगा। अब अगला एक क्वेश्चन अभी किसी बच्चे ने लिखा है, क्या नाम है इसका, मोहित। मोहित, ये सबसे सबसे कॉमन क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो जेई एडवांस, जेई की मेंस और एडवांस की तैयारी के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए? तो इसका जवाब मुझे भी नहीं पता अभी तक क्योंकि मैं भी कभी काउंट नहीं करता था कि कितना मैंने पढ़ा। तो इतना ऐसा नहीं कि वो होता है कि आपने क्या डिसाइड किया उस बेस पे पढ़ो कि मिनिमम मुझे इतना पढ़ना है। और वो मिनिमम ऐसे घंटे में नहीं होना चाहिए, वो आपको आप कितनी चीजें कवर करनी है वो चीज होनी चाहिए। जैसे आपने डिसाइड किया कि आज जो क्लास में पढ़ा है वो मैं पढ़ूंगा और उसके 10 क्वेश्चन करूंगा हर टॉपिक के। तो वो चीज़ अगर डिसाइड की तो वो करो, उसमें कितना टाइम लग रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो चीज़ होनी चाहिए। तो उस बेस पे पढ़ोगे तो आपको वो नहीं रहेगा। नहीं तो क्या होता है लोगों को कि मुझे भी वो काफ़ी सवाल पूछते हैं कि आपने कितने घंटे पढ़ा? तो मेरा भी जवाब ये रहता है हम्म कि मुझे नहीं पता कितने घंटे। तो मैं यही करता था कि जो क्लास में जो चीज़ें मैं डिसाइड की कि ये करनी, तो वो चीज़ करता था। उसमें कितना टाइम लगेगा वो अगर ज़्यादा लगेगा तो ज़्यादा पढ़ लिया, नहीं तो कम टाइम में हो गई चीज़ें, तो फिर उसको एज़ ए फ्री टाइम यूज़ करता था। या फिर अगर और पढ़ने में मोटिवेशन हो रहा है तो कुछ और पढ़ लेता था। बट आप उस पे फोकस करो कि आपने क्या पढ़ा है, ना कि कितना पढ़ा है, ना कितने घंटे पढ़े हैं। एक ये ये बात चीज़ है। सही है। ये तो मेरे ख्याल से मोहित आपको जब मिल गया होगा कि भाविक ये कहना चाह रहा है कि आप घंटे मत देखो। मेरे पास भी 25 साल से पढ़ाते पढ़ाते 25 साल की मेरी टीचिंग के दौरान मुझे भी बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा होगा कि सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है कि आप मैक्सिमम टाइम पढ़ो, अपने टारगेट फिक्स कर लो, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए चाहे कितने घंटे देने पड़े, वो आपको देना चाहिए। हाँ, क्योंकि अब रेगुलर अगर एक आप 2 घंटे भी पढ़े तो वो काफ़ी होता है। लगभग रेगुलर होनी चाहिए चीज़ें। वैसा नहीं कि आप एक दिन 6 घंटे पे पढ़ लिया फिर अगले दिन एक कुछ नहीं पढ़ा, तो वो चीज़ नहीं होती है। रेगुलर पढ़ो, तो कितने भी घंटे पढ़ोगे तो आप कर चीज़ें हो जाएगी कवर। रेगुलेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बच्ची है प्रिया। प्रिया ये क्वेश्चन पूछना चाह रही है कि मेरे 12th में एग्जाम में नंबर ज्यादा नहीं थे, लेकिन मैं क्या आईआईटी में सेलेक्ट हो सकती हूँ क्या? क्या 12th के और 12th के मार्क्स और आईआईटी में सिलेक्शन का कोई कोरिलेशन है क्या? मुझे बिल्कुल नहीं लगता है इसमें, क्योंकि मैंने बहुत एग्जांपल इसमें लोगों के 90% नंबर आए हुए हैं, उनका नहीं हुआ है। और बहुत एग्जांपल आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनमें 70% लोग 70 मतलब 80 या 70 का राउंड उनका हो गया है। तो वो कोरिलेशन उस पे नहीं होता कि आपके कितना है, आपका डेडिकेशन कितना है उस पर डिपेंड करेगा कि आप जब तैयारी कर रहे हो तब कैसे कर रहे हो। तो नंबर का वो नहीं है कि आपके 12th में कम है तो आप नहीं कर सकते, और ऐसा भी नहीं है कि आपके बहुत अच्छे परसेंटेज है तो आप तो आराम से ही कर लोगे। तो वो चीज़ें नहीं होती, वो आपने कितना एफर्ट दे रहे हो जब तैयारी कर रहे हो उस पे डिपेंड करती चीज़ें। क्योंकि तो मैंने काफ़ी दो 12th को आप देखें और जेईई को देखें तो काफ़ी फ़र्क है दोनों में। हाँ, 12th और जेई में फर्क है। 12th में बहुत सारे बच्चे रट के ही पास हो जाते हैं, नंबर हुँ। अच्छे के लिए आते हैं। और जबकि जेई में तो आपकी प्रैक्टिस और आईक्यू लेवल। अब अगला क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है एक्चुअली, क्या इसमें आईक्यू लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है क्या? कि जेई एडवांस के लिए आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है तभी आप एग्जाम दे पाते, अच्छा दे पाते हो क्या? हुँ। आईक्यू मैटर करता है, पर ये भी है कि आप अगर हार्ड वर्क करो तो वो चीज़ आप ओवरकम कर सकते हो। कि जैसे अपने बैच में प्रवीण था तो वो उसने हार्ड वर्क से काफ़ी अच्छी रैंक लाई थी। तो वो चीज़ नहीं है कि आपको पहले समझ में नहीं आ रहा है तो आप नहीं कर सकते। बस आपको थोड़ा हम्म ज़्यादा एफर्ट मार लगाना पड़ेगा, पर वैसा नहीं कि आपको चीज़ें कम समझ आती है तो आप नहीं कर सकते। वैसा माइंडसेट रखो ही मत। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही एग्जांपल दिया। पर मैंने प्रवीण को देखा है, उसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन उसने मेहनत बहुत की, बहुत मेहनत की। मैंने उसे 18-18 घंटे पढ़ते हुए देखा है।
तो हाँ कई बार तो ऐसा होता था कि 18 घंटे पढ़ना होता था, और उसे हम लोग जबरदस्ती उससे कहते सो जा तू, 18 घंटे पढ़ रहा है। तो उससे और अच्छी रैंक लाया, और वो भी बिल्कुल रूरल बैकग्राउंड से था, और उसे भी शायद आईआईटी वाईआईटी के बारे में कुछ ज्यादा मालूम नहीं था। वो आईआईटी मद्रास से अभी बीटेक कर रहा है, और वो शायद मैकेनिकल में ही है, राइट? हाँ, उसका केमिकल है ब्रांच। उसका केमिकल है, केमिकल में कर रहा है, आईआईटी मद्रास से कर रहा है। तो बात ये भी है कि आप मेहनत करो, आईक्यू तो ठीक है, लेकिन आप मेहनत करोगे तो पक्का आप सक्सीड हो जाओगे, तो शायद आपको क्योंकि आप पहले डिसाइड करके बैठोगे कि मेरा काम है तो नहीं होगा, तो वो फिर इफेक्ट देगा। वो सही है। एक सेकंड थॉट डालो ही मत कि यार ये काम है तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो नेगेटिवली इफेक्ट काफी देता है चीजों को, मेंटली हमको। तो ऐसा नहीं है कि आपका काम है, एफर्ट आप दे रहे हो तो आपका हो जाएगा सिलेक्शन। हाँ भाभी, एक क्वेश्चन ज्यादातर लोग और पूछते हैं, वो ये कि क्या इंग्लिश मीडियम वाले ही सेलेक्ट होते हैं, क्या हिंदी मीडियम वाले बच्चे कम सेलेक्ट होते हैं? ये भी क्या तो सही है क्या? मैं तो हिंदी मीडियम का ही था वैसे। हाँ, ये तो भाविक तो हिंदी मीडियम का था। लेकिन आप कहेंगे, मुझे मीडियम, भाविक बताओ। वैसे कहूंगा तो मारवाड़ी मीडियम कहूंगा मैं, क्योंकि हिंदी भी अच्छे से नहीं आती थी उस टाइम मुझे। हाँ, इसे हिंदी मीडियम से नहीं आती थी, सही है। तो मतलब मीडियम का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये यूजुअली क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अच्छा सक्सीड करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मीडियम कहीं आड़े नहीं आता, आपकी कितना अच्छे से पढ़ रहे हो, आप कितने फोकस्ड हो, आपने गोल से चुन रखा है, और आपके कितने कम डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन पे ध्यान आया कि बहुत सारे बच्चे अभी भी बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह वगैरह वगैरह। आप लोग कितना यूज करते थे उस टाइम जब आप तैयारी कर रहे थे? हमको पता ही नहीं था उस टाइम। क्योंकि हाँ, जो बटन वाले फोन होते थे वही यूज करते थे, तो हाँ। मुश्किल से गूगल गूगल सर्च हो जाए कोई, वो भी बड़ी बात है उसमें। तो अब मतलब ये था, इस समय इसके पास बटन वाले फोन थे, और अब मैं 12 बच्चों को कहता हूँ अभी बटन वाले फोन लो, और अगर तुम्हें कोई बात करनी है तो, और जब तुम सक्सीड हो जाओ तो अच्छे से अच्छा फोन लो, बड़े से बड़ा फोन लो, मतलब टीवी को रहा फोन लो। वही। और अब एक बच्चा पूछा कि ये बताओ कि मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना फायदेमंद है क्या? अ, अगर आपके पास, आपको लग रहा है कि आपने पढ़ ली है चीजें, टाइम है आपके पास, तो ज्वाइन करना चाहिए आपको। तो हम्म। क्योंकि मॉक टेस्ट हो या फिर को आप प्रैक्टिस के लिए टेस्ट करो, सेम है, क्योंकि जितना आप टेस्ट दोगे बट उससे आपका इम्प्रूवमेंट होगा। बट उसको टेस्ट वही कि आप 3 घंटे अच्छे से बैठ के दो, तो जैसा आप जेई में देने वाले हो उतना सीरियसनेस से एग्जाम दो, तो ही इम्प्रूवमेंट होगा। नहीं तो अदरवाइज आप बैठे 1 घंटा एग्जाम दिया, ऐसे दिमाग खराब हुआ तो फिर छोड़ दिया। वैसे करोगे हम्म। तो फिर क्या, उसका एग्जाम का कोई पॉइंट नहीं रहेगा वो देने का भी। तो अगर आप सही है। अच्छे से 3 घंटे दे के दे रहे हो तो हेल्पफुल रहता है मॉक टेस्ट। ये हम भी देते ही थे एग्जाम, जब हमको भी टाइम मिलता था चीजें। लास्ट हम्म। टाइम में हमने भी काफी दिए। हाँ, एग्जाम तो देना ही चाहिए, ये बात तो है, एग्जाम से इम्प्रूवमेंट तो आता ही है, ये पक्का है। अब ये एक बच्चा है, कीर्ति। कीर्ति ये क्वेश्चन मुझे है कि आपने कौन कौन सी बुक्स रेफर की? तो ये देख, फिजिक्स में तो डीसी पांडे जो आपने रिकमेंड की थी, तो वही पढ़ता था मैं। हम्म, तो एज हम्म, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में देखे तो एज सच कोई बुक थी नहीं जो पर्टिकुलर मैंने पढ़ी है। केवल फिजिकल केमिस्ट्री में एक थी ओपी टंडन। बाकी जो जो क्लास के नोट्स वगैरह थे, या जो जितना भी रहता था उससे ही प्रेप किया। और या फिर कुछ और सवाल करने होते तो कुछ रैंडमली बुक उठा के उसमें से क्वेश्चन करने लग जाता। हम्म। हाँ, तो तो इससे ऐसे कुछ। मतलब जो बुक्स है आपने जो बताई हैं, बुक्स तो शायद समझ में आ गई होगी कि एक तो आप डीसी पांडे की, और केमिस्ट्री में ओपी टंडन की आपने, है नहीं? वैसे बुक्स तो बहुत सारी है, आप जो आपके जब आप बुक्स का, कीर्ति मैं यही कहूंगा कि बुक्स का भंडार मत रखो, आप एक लिमिटेड बुक्स रखो, उसको अच्छे से करो, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि 10 बुक को एक बार करने से बेटर है, या आधी आधी करने से बेटर है कि एक बुक को 10 बार कर लिया जाए, ज्यादा अगर बेटर एक बुक कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप ले सकते हो। तो मेरा है। यही था कि डीसी पांडे मैंने कंप्लीट करता था पूरी, जो भी चैप्टर उठाया हम्म। उसमें से, जब उसके सब क्वेश्चन हो जाए उसके बाद अगर लगे कि और प्रैक्टिस करना है आगे जाके, कि नए क्वेश्चन चाहिए, तो फिर कोई दूसरी बुक लेता था। अदरवाइज वो जब बुक कंप्लीट नहीं होते तब तक ऐसे दूसरों को शिफ्ट नहीं होना चाहिए। ये तो, हाँ, ये पक्का। क्योंकि उसमें चीजें आप एक बुक को करेंगे तो हर कंसेप्ट आप, क्योंकि बुक ऐसी बनी होती है कि कुछ क्वेश्चन पहले कुछ छोटे हार्ड होंगे, कुछ डिफिकल्ट, ऐसे लेवल वाइज बनाई होती है। तो आप अगर उसमें से करते हो चीजें, पूरे सवाल हो जाते हैं। आप अगर किस बुक से आधे कर रहे हो फिर किसी बुक से और आधे कर रहे हो तो उसका और कम डिसएडवांटेज रहते हैं।
किसी सिमिलर क्वेश्चन ही करने लग जाते हैं कहीं पर। तो एक बुक को अच्छे से, बहुत अच्छे से करो, और जो भी है उस पर प्रैक्टिस का जो हो जाए, फिर सेकंड बुक ले लो कोई भी। आप एक बुक अच्छे से करना बहुत जरूरी है, ये हद तक का। अब एक बच्चा बार बार, मैं बता दूं कि भाविक की फिजिक्स बहुत अच्छी थी, लगता है शायद इसकी फिजिक्स हमारे बैचेस में सबसे बेस्ट भाविक की फिजिक्स हुआ करती थी। और फिजिक्स में बहुत प्रैक्टिस करता था, ये मोस्टली फिजिक्स ही करता रहता था और खूब सारे डाउट्स पूछता था। और मैं यही कहूंगा कि आपके फिजिक्स में अगर डाउट्स हो तो आप लोग टीचर से जरूर पूछो, जरूर पूछो। और उससे टीचर से पूछते समय ये मत करो कि मुझे इसको पूरा सॉल्व कर, ये गलत एटीट्यूड है बच्चों में, कि बच्चे कहते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, उसमें इतना कहना चाहिए कि इसका हिंट दे दो मुझे। ये फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे, जैसे मेरे टीचर क्या करते थे, एक बार लट्टू लग गया फिर शुरू हो जाता है काम। तो क्वेश्चन का लट्टू लगना चाहिए कि भाई स्टार्ट कहाँ से करना। स्टार्ट समझ में आ गया। मैं भी इन लोगों को पढ़ाता था तब इसको यही डायलॉग मारता था, जो मेरे टीचर मुझे मारते थे, कि एक बार लट्टू लगना चाहिए फिजिक्स में। लट्टू लग गया तो फिर काम चालू हो जाता। तो कहने का मतलब ये है कि आप कोशिश ये करो कि जब प्रॉब्लम सेट कर रहे हो तो उसे डेप्थ करने की कोशिश करो, 3-4 बार ट्राई कर लो, फिर टीचर के पास जाओ कि आप हमें ये समझा दो कि इसको स्टार्टिंग कैसे हो। तो मैं भी फिर ऐसे ही एग्जीक्यूट। करता था। तो मैं क्या हम्म करता था कि जब कुछ ऐसे प्रॉब्लम कर रहा हूँ किसी बुक से, तो जो हो गए उनको टिक कर लिया, और जो नहीं हो रहे थे उन पे गोला कर देता हूँ। अभी नहीं हम्म हुआ तो फिर मैं एक बार और ट्राई करूंगा, फिर नहीं हुआ तो फिर अगर आपसे पूछूंगा। तो उसमें क्या होती है कि हाँ। चीजें और क्लियर होती है। जितना मैं खुद से पहले ट्राई करूंगा कि कितना हो रहा है, कितना कर सकते, फिर नहीं हो रहा है तो फिर हम्म सर से पूछो। तो अगर आप सर एक, बताएंगे आपको तो ज्यादा क्लियर होगी वो चीजें, नहीं तो आप ऐसे ही आपने एफर्ट नहीं मारे हैं, आप सीधे सर से पूछने चले गए, वो बता भी देंगे तो उसका आप भूल जाओगे फिर कुछ शॉर्ट टाइम में फिर वो चीजें। बिल्कुल एफर्ट बिल्कुल। तो डालना ये तो, जरूरी है। हाँ, हर क्वेश्चन में आप एफर्ट डालो। मैं तो, आप कम क्वेश्चन करो लेकिन आप उस पर जान डाल दो, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। अब एक बच्चा ये कह रहा है कि आईआईटी की लाइफ कैसी है, आईआईटी में, बॉम्बे में की लाइफ कैसी है, वहाँ पे आईआईटी की लाइफ कैसी है। मैं कि ये अलग से क्वेश्चन पूछा, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछता है बच्चा कि आईआईटी में लाइफ कैसी है। तो आप जितना अभी आपको प्रेप करने में दिक्कतें आ रही है, उतने ही आपके वहाँ पे मजे होंगे, ये कह सकता हूँ मैं। तो वहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि स्टडी का इतना लोड रहता है। तो यहाँ पे जैसे जनरली पूछते भी वहाँ पे कैसे कुछ पढ़ाई रहती है, तो उतना लोड नहीं होता और काफी एक्टिविटी भी रहती है। तो आपको अगर स्पोर्ट्स में जाना है तो स्पोर्ट्स के लिए काफी एक्टिविटी रहती है। कल्ट के लिए, कल्चरल के लिए आपको जाना है तो उसके लिए काफी स्कोप रहता है। तो आप जैसे आपने देखे भी होंगे कोटा फैक्ट्री वगैरह, तो उसमें काफी सारे एक्टर जो आईआईटी बॉम्बे से भी है कुछ, तो ये भी चीजें, तो आपको जो करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं चीजें। तो अगर रादर ना आप कुछ कुछ और कॉलेज ले रहे हो, इससे अच्छा यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे आके पढ़ना ही होता है। तो ऐसा नहीं है यहाँ पे भी, आप नया कुछ भी कर सकते हो। बट इससे पहले आपको एक बार एफर्ट डालने पड़ेंगे जेई एडवांस, तो है उसमें आपको 1 साल अच्छे से डेडिकेटली आपको एफर्ट करने पड़ते। बट लाइफ अच्छी रहती है। तो मतलब ये हुआ कि एक बार आईआईटी में घुसने से पहले मेहनत करनी है बहुत, तो बाकी तो मजे है वहाँ पे। वहाँ पे लाइफ बड़ी कूल है, लेकिन उससे पहले आपको 2 साल 1 साल जो भी है बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब एक बच्चा है अमित, ये कह रहा है कि मैं आईआईटी की तैयारी करते समय आपने क्या टाइम टेबल बनाया था और किस तरह अनुपालन करते थे। कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है, तो पूछा है कि आप इसको अच्छा। किस तरह, समझ उसको जो गया। जो तो क्वेश्चन जी। ऐसा, तो जो जब जो इनिशियल फेज था तो उसमें तो ये रहता था कि मेरा एक ही टारगेट होता था, जो सर ने आज पढ़ाया उसको, उसकी थ्योरी पहले 1 घंटे में सबकी कवर करो, और फिर जितने क्वेश्चन हो सके मैक्सिमम उसके 10 या कुछ 20 सबके क्वेश्चन एक बार कर लो, ताकि वो जो, क्योंकि जिस दिन सर ने पढ़ा है उस दिन आप पढ़ते हो तो वो चीज़ें काफ़ी जल्दी आपको समझ आती है। अगर वही चीज़ आप दूसरे दिन उस पर क्वेश्चन करोगे तो वो चीज़ें क्या होती है माइंड से काफ़ी काफ़ी दिक्कत आएगी कंपेयर टू अगर उस दिन ही कर रहे हो। तो एक ये रहता था कि ये मैं हर रोज करता था कि जो पढ़ा है उसको एक बार पढ़ लो। और उसके बाद ये रहता था कि जैसे कुछ टॉपिक बहुत पहले ही हो गए और मुझे लगा वो काफ़ी मैं भूल गया वो चीज़ें, तो एक ये अगर टाइम मिलता था तो एक टारगेट ये रहता था कि जो पहले काफ़ी हो गए उनका रिवीजन के लिए 2-3 क्वेश्चन करते रहो साइड में, ताकि उसका भी रिवीजन हो सके, ताकि आप भूलो ना पाए टाइम। और जब लास्ट फेज था तब मैक्सिमम टाइम यही होता था कि हम जो वीक पॉइंट है, हमारे जो वीक सब्जेक्ट है उनको ज़्यादा पढ़ते थे और एग्जाम देते थे। तो मतलब ये हुआ कि जो करंट टॉपिक भाविक जो कहना चाह रहा है, शायद आपको समझ में आ रही होगी। तो ये कहना चाह रहा है जो करंट टॉपिक चल रहे हैं उनको अच्छे से करो,
थ्योरी पढ़ो, ये बात बिल्कुल सही है। मैं अभी जो रिसेंट 5-6 साल में देख रहा हूँ कि बच्चों ने थ्योरी पढ़ना बंद कर दी, और इस चक्कर में उनके कंसेप्ट उतने अच्छे क्लियर नहीं होते, वो 100% टीचर पे डिपेंडेंट हो रहा है। ये गलत है। आपको हर सब्जेक्ट का एक टेक्स्ट बुक तो जरूर फॉलो करनी चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, कि जब आप पढ़ेंगे तो आपका इंसाइट डेवलप होगा, और इंसाइट डेवलप होगा तो आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। आप एनसीईआरटी पढ़ो, आप एमसीक्यू में पढ़ते हो फिजिक्स में, या जो भी टेक्स्ट बुक है वो जरूर पढ़नी चाहिए। तो 11th-12th में भी मैंने, क्योंकि उस टाइम क्वेश्चन मैंने जेई के एक भी नहीं लगाए थे, ज़्यादा नहीं, तो मैंने बस थ्योरी उसकी बहुत अच्छी की थी, जो भी कुछ पढ़ता था उसको बहुत इन डेप्थ पढ़ता था, तो उसका काफ़ी मुझे बेनिफिट हुआ था। जो जब कोचिंग भी कर रहा था तो चीज़ें कैचअप जल्दी हो रही थी, उसका बेनिफिट ये होता है। तो थ्योरी अच्छे से करना इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप फिजिक्स में देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, थ्योरी पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल। आप टेक्स्ट बुक तो जरूर फॉलो करो, एक अच्छे से पढ़ो। और जैसे मैं भी जब तैयारी कर रहा था तब भी मेरे ध्यान था कि मैं टेक्स्ट बुक पढ़ता था और उसको अंडरलाइन करता था, कि जो पॉइंट ऐसा लगा जिसपे क्वेश्चन उठ सकता है उसे अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। अब एक बच्चा, नाम इसका ढंग से दिख नहीं पा रहा, क्या नाम है इसका, शुभम, हाँ शुभम, ये कह रहा है कि क्या जब आप तैयारी कर रहे थे तो आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा था कि बार बार आपके ऐसा लगता था, वो कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि कभी मेरा लगता है सिलेक्शन हो जाएगा, कभी लगता है मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो मेरे मूड स्विंग्स हो रहे थे। मतलब ये कहना चाह रहा है मेरे मूड स्विंग होते थे, तो आपके भी शायद मूड स्विंग्स होते होंगे, तो उसको ओवरकम कैसे करते थे? तो ये होता था, बहुत बार होता था कि हम सैचुरेशन से आ जाते हैं नंबर, जैसे हम एग्जाम दे रहे हैं, अगला एग्जाम दे रहे हैं, जो जितने पहले आए उतने आते, तो इम्प्रूवमेंट कुछ हो नहीं रहा था। तो उस टाइम काफ़ी लगता था कि क्या इतने नंबर आएंगे, बढ़ेंगे नहीं। तो उस केस में ये था कि आप टीचर से बात करो, ये चीज़ें हो जाती है। तो आप हर बार में जो मेरा कुछ भी रहता था, तो मैं और प्रवीण हमेशा आपसे मिलने आ ही जाते थे कि ये चीज़ नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है हमको। तो क्या एक बार आप बात करते हो तो वो चीज़ें आपका काफ़ी माइंड अच्छा हल्का हो जाता है एक टाइप से, तो चीज़ें फिर आप रेगुलर जो स्टडी कर रहे हो उस पे फोकस कर पाते हो। अदरवाइज़ क्या आप उसी टेंशन में लगे रहते हो कि नहीं होगा मेरा, होगा, तो आप स्टडी पे भी फोकस नहीं हो पाते। तो ट्राई करो, टीचर से बात करो, या फिर कोई आप जिसे जानते हो अच्छे से, जैसे कोई सीनियर ही हो, तो अच्छी दोस्ती हो, तो उनसे बात करो इस चीज़ों के बारे में। तो इससे क्या होगा, हल्का भी होता है, आप फोकस भी कर पाते स्टडी पे। तो मतलब ये हुआ बेटा, आपको बस सिंपल बात समझ में आ गई शुभम, कि आप अपने टीचर से बात करो, अपने मैं तो कहूँगा सीनियर से बात करो, और पेरेंट्स से बात करो, क्योंकि इस समय जरा सा भी हमारी हेल्प, मेंटली हेल्थ हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। हम लोग यहाँ दीक्षा में तो कोशिश यही करते हैं कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स आए, हम उसके सारे मॉरल बूस्ट करने के लिए जो भी हम कर सकते हैं वो करें, क्योंकि मालूम है कि थोड़ा सा मॉरल बूस्टर बच्चों को कहाँ से कहाँ तक ले आता है। इसके लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल हमारा भाविक है, और इसके साथ में एक बच्चा और पढ़ता था, प्रवीण। ये दोनों बिल्कुल रूरल बैकग्राउंड से आए थे, और इन्होंने कमाल कर दिया। मुझे आज भी ध्यान है, जब एडवांस का पहला पेपर दे के भाविक आया था, नहीं पूरा एडवांस के दोनों पेपर दे के आया था भाविक, तो पहला पेपर इसके आंसर चेक कर रहा था, तो शायद इसके फिजिक्स में सारे मार्क्स सही, सारे क्वेश्चन सही थे, राइट? तब फिजिक्स सही में हो रहे थे। हाँ, 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 सही। फिजिक्स में काफी इसके सारे क्वेश्चन सही थे, जितने अटेम्प्ट किए थे सारे क्वेश्चन सही। तो कुल मिला के अब आप सारे क्वेश्चन मेरे ख्याल से कंप्लीट हो चुके हैं, और जो बच्चे क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे वो सभी का जवाब मिल गया होगा। आगे भी आप लोगों को लगता है कि कुछ और क्वेश्चंस पूछने हैं, आपकी जिज्ञासा है, तो आप हमें बता सकते हैं। और एक क्वेश्चन और बच्चा है, जिसने लड़के बच्चे का नाम है दीपा राम भाटिया। इसे पढ़ते वक्त पढ़ाई में एकाग्रता को कैसे लाया जाए, ये बच्चा क्वेश्चन है। दीपा राम भाटिया एक बच्चा है, इसने फेसबुक पे क्वेश्चन पूछा है कि पढ़ते वक्त पढ़ाई में कंसंट्रेशन, एकाग्रता को कैसे बढ़ाए, ये और क्वेश्चन लेते हैं। तो वो चीज़ ऐसा है कि उससे आप ये कर सकते हो कि आप अगर नहीं कर पा रहे हो स्टडी टाइम के लिए, तो एक आप ब्रेक टाइम रखो। जैसे मैं ये करता था कि ब्रेक में फ़ोन चला रहे हो, तो वो उससे तो और उल्टा हो जाएगा कि जो डिस्ट्रैक्शन और बढ़ जाएगा कि फ़ोन। तो आप बात कर सकते हैं, ऐसे ही टहल लो, जब से पढ़ रहे हो थोड़ा टहल लिया, या फिर घूम लिए थोड़े, फिर या फिर किसी से बात कर ली, बट फ़ोन मत चलाओ, क्योंकि फ़ोन आप चला के फिर तो और डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें करके आप पढ़ सकते हो, और अपना टाइम, सीटिंग टाइम बढ़ा सकते हो अगर ऐसा करके।
तो मैं यही करता था, जब पढ़ने का कम होता था थोड़ा घूम लिया, फिर वापस पढ़ने बैठ गया। तो ये आप कर सकते हो। तो शायद आपको क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा कि आप थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले लो, 1-2 घंटे पढ़े, ब्रेक ले लो। उस समय ये नहीं कि आप अपने ब्रेन को फिर एंगेज कर रहे हो मोबाइल वगैरह में। आप रिलैक्स हो जाओ, गप्पे मार लो दोस्तों से, पेरेंट्स के पास जाके बैठे हो। क्योंकि मेरा पर्सनल मानना है कि आप अगर घर पे रहते हो तो पेरेंट्स आपके सबसे बड़े सोर्स ऑफ एनर्जी है। आप पेरेंट्स के पास जाके बैठो, 10 मिनट का उनसे गप्पे मारो, उनके हाल चाल जानो, तो शायद आप थोड़ा रिलैक्स हो जाते हो, फिर आप अच्छे से पढ़ पाते हो। तो बेटर तो यही है कि थोड़ा थोड़ा बीच में ब्रेक लेते रहो। तो मुझे लगता है कि अभी सारे क्वेश्चंस अपने कंप्लीट हो चुके हैं। तो और भी अगर आपके क्वेश्चंस होते हैं तो आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम जो बच्चे सक्सीड हुए हैं उनसे आंसर्स लेके आपको भिजवा सकते हैं। तो आप अपने क्वेश्चन पूछना जारी रखें। लॉकडाउन जरूर हुआ है, लेकिन वो पढ़ाई का लॉकडाउन नहीं है। पढ़ाई तो करनी है, रिजल्ट आने हैं, रिजल्ट आएंगे। अगर आपने ठान लिया है तो रिजल्ट आएगा ही आएगा, कहीं नहीं जाएगा। आप अगर फोकस्ड होकर पढ़ोगे तो पक्का रिजल्ट आएगा। अपना आपका सपना जरूर कारगर। इसी विश्वास के साथ मैं अब इस वेबिनार को खत्म कर रहा हूं। और थैंक यू भाविक, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सबको हेल्प की। और आगे भी आपसे मिलते रहेंगे, लोगों से बात करते रहेंगे। और बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उन सब ने अपने अपने क्वेश्चन पूछे और सबकी शायद लगता है उनकी जो जिज्ञासाएं थी वो सब शांत हुई होंगी। थैंक यू। अगला सैटरडे को फिर हम किसी एक ऐसी ही सक्सेस स्टोरी के साथ में मिलेंगे जो कि किसी और एग्जाम में अभी रिसेंटली में बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आया होगा। थैंक यू भाविक। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू।